सी टाइम्स में हम आज बात चर्चा करने के लिए जिनको हमने स्टूडियो में बुलाया है, डॉक्टर राम प्रकाश चौबे, प्रिंसिपल ज्ञान गंगा लॉ कॉलेज, जबलपुर। आपकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है कि बीए एलएलबी ऑनर्स, एलएलएम ह्यूमन राइट, एलएलएम क्रिमिनल लॉ, एमए पॉलिटिकल साइंस और पीएचडी। इतनी सारी योग्यताएँ, इतनी सारी डिग्रियाँ लेने के बाद आज ये हमारे स्टूडियो में हम चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि लोगों की बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत से सवाल होते हैं लॉ को लेके, कानून के क्षेत्र में। एफआईआर से संबंधित विधिक प्रावधान क्या होते हैं? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक फ़ोरम पर आमंत्रित किया। इसके लिए मैं सी टाइम्स का आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपने स्वाभाविक सी बात कही कि बहुत सारे ऐसे कानूनी मुद्दे हैं, जो जन-सामान्य से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक बात है एफआईआर की, तो एफआईआर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एफआईआर का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को ये जानकारी मिलती है कि कोई अपराध किया गया है और उसको अपराध के किए जाने से संबंधित जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, उसका प्राथमिक दायित्व है कि उसके संबंध में वो संज्ञान ले और उसको दर्ज करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हम भारतीय आपराधिक विधि की बात करें, तो भारतीय आपराधिक विधि में जो है अपराधों को एफआईआर की दृष्टि से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। जी, जी। एक तो संज्ञेय अपराध और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। तो जो एफआईआर होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संज्ञेय अपराधों में होती है। संज्ञेय अपराध कौन से होंगे? इसके संबंध में जो अभी नया कानून बना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और जो पुराना कानून था दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दोनों में एक पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल होंगे, संज्ञेय होंगे, कौन से असंज्ञेय होंगे। तो अगर मामला संज्ञेय है, तो ये पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है, ये दायित्व है कि वो उसको जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है कि संज्ञेय अपराध किया गया है, तो उसकी एफआईआर उसको दर्ज करनी होगी। ये उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्राथमिक दायित्व है। डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि थाने में जाता है पीड़ित और एफआईआर के लिए गुहार लगाता रहता है और पुलिस अधिकारी या जो संबंधित थाना इंचार्ज है, वो एफआईआर करने से बचता है। जी। वो करना नहीं चाहता है। इसके पीछे क्या हो सकता है? सर, इसके पीछे कोई बेसिक कारण तो नहीं है। अब एक्चुअली क्या होता है कि सर कुछ चीज़ें हैं जिनको मीडिया के माध्यम से सामान्य तरीके से बोलना से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उनको दर्ज करना चाहिए। अब लोगों को सामान्य जो व्यक्ति हैं या जो जन समुदाय है, उसको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि एफआईआर दर्ज करना उनका दायित्व है। वो ये समझते हैं कि हम मतलब अगर हम जाते हैं, तो ये हमें उनसे दर्ज करवाना है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ उनको फाइनेंशियली वो करेंगे, तब वो जाकर के रिपोर्ट दर्ज करेंगे। जबकि इसके बरक ये है कि अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो उसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो जो है उस पर पूरा डिटेल लिख करके एसपी को कंप्लेन कर सकता है कि साहब हमने जो है इनको जानकारी दी, उसके बावजूद भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये यानी जी। संज्ञेय अपराध है, तो उसकी एफआईआर करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और पुलिस अधिकारी को उसका अपराध दर्ज करना पुलिस पड़ेगा। अधिकारी इसके लिए बाउंड है सर। जी। मैं आपको बार-बार इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि ये पुलिस अधिकारी की का प्राथमिक दायित्व है कि अगर उसको जानकारी मिले, तो वो दर्ज करे। जानकारी अभी जब जो 2023 का सर जो कानून आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें तो अमेंड कर के भारत सरकार ने ये भी डाला कि अगर कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करता है, मतलब लिखित में सूचित करता है या मौखिक में सूचित करता है, ये तो आपका क्रिमिनल लॉ में जो पुराना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का था, उसमें ये प्रोविजन था। लेकिन जब 2023 में इसको अमेंड किया गया, तो भारत सरकार ने इसमें लिखा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ये सूचना दी जाती है, तो आप उसको दर्ज करेंगे और संबंधित व्यक्ति को ये सूचना देंगे कि आप 3 दिन के अंदर पुलिस थाने में उपस्थित होइए और आप उस एफआईआर में मतलब जो हमने लिखा हुआ है, उस पर हस्ताक्षर करिए। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सूचित किया जाता है, तो भी आपको दर्ज करना है। यानी अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी
ऐसे माध्यम से शिकायत थाने तक पहुँचाते हैं, तब भी एफआईआर दर्ज होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। अब लेकिन दूस उसमें एक छोटा-सा सर मैं सॉरी, एक छोटी-सी बात ये है कि आपको 3 दिन के अंदर फिर पुलिस थाने में आना है और आपको उसमें हस्ताक्षर करना है। क्योंकि क्या होता है सर, एफआईआर का प्रोविज़न ये है कि आप मौखिक अगर मान लीजिए आपने पुलिस को सूचना दी, एफआईआर का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। उसका जो अगर आप उसको उसका संधि विच्छेद करेंगे तो एफ मतलब फर्स्ट, आई मतलब इंफॉर्मेशन, आर मतलब रिपोर्ट। मतलब जैसे ही पुलिस अधिकारी को प्रथम बार मतलब पहली बार ये जानकारी प्राप्त होती है कि संज्ञेय अपराध किया गया है तो उसको लिखना है, ये उसकी बाध्यता है। अब चूंकि उसमें एक जब आप पुराना वाला अगर कानून पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 154 में था, अभी नया जो कानून आया उसमें 173 में है। तो उसमें यह है कि अगर आप मौखिक सूचना देते हैं तो पुलिस अधिकारी के निर्देशन में उसको लिखा जाएगा, जो व्यक्ति जानकारी देता है उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा और उसको फिर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। तो ये तो है एफआईआर से संबंधित बात। अब दूसरा मुद्दा आता है कि महिलाओं के जो अपराध होते हैं, उसमें एफआईआर कराने के लिए क्या कोई अलग से प्रावधान होते हैं? नहीं है सर, अलग से कोई प्रावधान नहीं है। एक्चुअली एफआईआर तो 173 में ही दर्ज होती है, लेकिन चूंकि ये हमारे यहाँ या एक सामान्य सी बात होती है कि अगर मान लीजिए महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, तो ये धारणा है या ये हम मान करके चलते हैं कि एक महिला जो है दूसरी महिला के सामने अपनी पीड़ा को ज्यादा अच्छी तरह से बता सकती है। तो ये कानूनी प्रावधान किया गया है कि अगर महिलाओं से संबंधित कोई अपराध है तो जो एफआईआर दर्ज करेगा, जो एफआईआर लिखेगा, वो कोशिश ये की जाएगी कि महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी जाए। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है जो आम तौर पे देखा जाता है, अभियुक्त और आरोपी। जी, जी। ये 2 शब्दों के प्रयोग होते हैं, तो अभियुक्त किसको कहते हैं, आरोपी किसको कहते हैं? एक्चुअली सर अभियुक्त जो है और आरोपी सिमिलर शब्द हैं सर। अपराधी और अभियुक्त में अंतर पूछिए तो बता जी, सकता जी, हूँ। अपराधी और अभियुक्त में। हाँ, अभियुक्त वो होता है कि जिसको सजा नहीं हुई है, जिसके ऊपर ये आरोप है कि आपने ये अपराध किया है, लेकिन अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। और जैसे ही आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो अपराधी कहलाता है। मतलब मैं अगर कानूनी भाषा में कहूं कि जब तक वो अंडर ट्रायल रहता है, विचारण के दौरान तक वो आरोपी कहलाता है। विचारण समाप्त होने जाने के बाद जैसे ही न्यायालय उसको सजा प्रदान कर देता है, उसके बाद वो अपराधी कहलाता है। ये ये तो है अभियुक्त, अपराधी और आरोपी, ये भाषा जो है, इसको भी समझना ज़रूरी होता है क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में किसी भी व्यक्ति को अगर अपराधी कह देते हैं जबकि उस पर आरोप अभी तय नहीं हुए हैं, ये भी गलत होता है। अब आता है मामला तीसरा जो हम आपसे बहुत ज़रूरी है कि अभी जो उन 2023 में कानूनी प्रावधानों में चेंज आए हैं, वो कौन-कौन से हाँ, प्रावधान? अभी सर क्या हुआ कि भारत सरकार ने 3 जो हमारे बेसिक क्रिमिनल लॉ हैं, पहले अगर हम देखें तो इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा सॉरी आपका सॉरी पहला था आपका दंड संहिता, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता, तीसरा साक्ष्य अधिनियम। इनको तीनों को अमेंड किया है और अब जो भारतीय दंड संहिता था वो भारतीय न्याय संहिता हो गया। मतलब आप अगर भारत सरकार के इंटेंट को समझेंगे, उनके उद्देश्य को समझेंगे कि पहले का जो कानून था उसका उद्देश्य व्यक्ति को दंड देना था, उसका नाम था भारतीय दंड संहिता 1860। अब उसको बदल के कर दिया भारतीय न्याय संहिता। मतलब आज का जो कानून है उसका उद्देश्य व्यक्ति को न्याय प्रदान करना, ना कि उसको दंड देना। दूसरा कानून था दंड प्रक्रिया संहिता, उसको भारत सरकार ने बदल करके उसका नाम उसको रख दिया नागरिक सुरक्षा संहिता। मतलब अब इस कानून का उद्देश्य जो भारत के नागरिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है। और तीसरा जो कानून था वो था साक्ष्य अधिनियम जो था, वो इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो उसको भारतीयता का बोध प्रदान करने के लिए उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसका नाम कर दिया गया। ये एक बड़ी चीज़ है कि हम पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में थे तो हमें दंड दिया जाता था जी, और अब हमें न्याय मिलने लगा है। ये 3 कानूनों में जो परिवर्तन हुए हैं उससे कहीं न कहीं नागरिकों की सुरक्षा और न्याय इन दोनों के प्रति एक भरोसा बढ़े, ये एक व्यवस्था दी गई है। बिल्कुल। अगर अब आप कभी सर आप मुझे समय प्रदान करेंगे या कभी आप दोबारा बुलाएँगे तो इस संबंध में एक-एक चीज़ को कि क्या 1860 का जो कानून था उसमें
क्या प्रोविजन थे और वो क्या मूल परिवर्तन था जो 2023 के कानून में लाया गया। हालांकि एक लंबा विषय है, इस पर पर्याप्त एकाध महीने की मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एकाध महीने की इस पर सीरीज नहीं, हम चलाइए। बहुत जल्द आपसे इस बारे में भी जी। चर्चा करेंगे। अभी एक और बात आती है ज़मानती और गैर ज़मानती जो अपराध होते हैं, इनके बारे में। हाँ, सर ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, जो जन सामान्य से जुड़ा है। इस पे मैं एक लाइटर नोट में आपसे बात बताऊं कि इतना भ्रम है लोगों को कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसमें लिखा है अजमानती, नॉन बेलेबल, तो उसको ये बता दिया जाता है कि उसकी जमानत नहीं होगी। अजमानती का मतलब लोगों ने ये समझ लिया कि वो जमानत योग्य अपराध नहीं है, मतलब उसमें व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जमानती का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वो जमानती अपराध का आरोप है या अभियोग है उसके ऊपर, तो उसका अधिकार है कि उसको जमानत दी जाए। मतलब इन द कंडीशन ऑफ बेलेबल ऑफेंस, बेल इज द राइट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। मतलब उस व्यक्ति का अधिकार है कि अधिकार के रूप में वो जमानत मांग सकता है। लेकिन जो अजमानती अपराध हैं, वो अजमानती अपराध में ये न्यायालय का डिस्क्रेशनरी पावर है, न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो किसी अभियुक्त को जमानत प्रदान करे या ना ना करे। करें। इसका बिल्कुल भी सर ये तात्पर्य नहीं है कि उसको जमानत नहीं दी जाएगी, जमानत उसको मिलेगी। और एक और सर मैं आपसे महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं। कई बार मैंने लोगों को सामान्य लोगों को सुना भी है और देखा भी है, महसूस भी किया है। उन्होंने कहा अब तुमने अजमानती अपराध कर दिया, अब तुम 90 दिन जेल में रहोगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा सर। उसको जिस दिन अपराध का अभियोग है वो उसी दिन जो है ज़मानत आवेदन कर सकता है। जमानत देना या नहीं देना ये दोनों जो है अजमानती मामलों में न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। और एक और बात बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 90 दिन के बाद आवेदन करेंगे तो मिल जाएगी, या आप पहले दिन आवेदन करेंगे तो नहीं मिलेगी। ये बहुत दोनों मिथक है। बहुत सारी बातें हैं, जी। उनमें लगातार हम आपसे चाहेंगे कि बात करते रहें। कानून के मुद्दे भी बहुत ऐसे हैं जिनको कि जनता समझ नहीं पाती है। जी। जी, एक एक और बात आखिरी मैं पूछूँगा जी। कि चालान पेश करना और केस डायरी, जी। इन जी। दोनों में भी कुछ फ़र्क है क्या? एक्चुअली सर चालान जो होता है, एक तो होता है केस डायरी जो बनाया पुलिस अधिकारी तैयार करता है। विवेचना के बाद। विवेचना क्या हुआ कि जैसे ये अपराध किया। अच्छा, दरअसल में दो अपराध होते हैं सर, दो प्रकार के अपराध होते हैं, जिसमें एक तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध मैंने बताया आपको। जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें पुलिस अधिकारी के पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है। और जो असंज्ञेय अपराध हैं उसमें पुलिस अधिकारी तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक कि उसको मजिस्ट्रेट का आदेश ना मिले। इन दोनों मामलों में होता क्या है कि जैसे मजिस्ट्रेट का आदेश मिल गया या संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस अधिकारी उसकी डे टू डे एक रिपोर्ट तैयार करता है। उसको हम बोलते हैं पुलिस डायरी। पुलिस डायरी तैयार करता है वो। भाई आज आज से प्रारंभ हुआ इन्वेस्टिगेशन, तो आज के ऊपर डेट डालेगा, आज उसने क्या कार्यवाही की। केस डायरी। हाँ, वो एक पूरा तैयार करेगा। उसके बाद जब उसका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में वो उसको तैयार करके वो जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, उसको हम चालान कहते हैं। तो दोस्तों, ये मुद्दे थे जो कि लगातार कानून से संबंधित हैं और जो आम तौर पे लोगों की जीवन में कहीं न कहीं उपयोग भी होते हैं। डॉक्टर राम प्रकाश चौबे ने सी टाइम्स के साथ जो आज चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा थी। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि राम प्रकाश चौबे जी लगातार हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम इनसे चर्चा करें कानून के अलग-अलग मुद्दों पर। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत आप धन्यवाद। आपका भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया।